तरफ से जो कहा गया कि 4 जून के बाद 6 महीने में बिखराव देखने को मिलेगा, इधर उधर भागते हुए नजर आएंगे, राजनीति में नया तूफान आएगा, आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्या होगा वो नया तूफान? हिमांशु, जैसा कि अभी सिद्धार्थ ने कहा, आप एक बार बताइए, 4 जून के बाद में ये तो पहले लठ बज रहे हैं। दिल्ली में कुछ और बोल रहे हैं, पंजाब में कुछ और बोल रहे हैं, केरल में कुछ और बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में कुछ और बोल रहे हैं। आप बताइए ना, कहां पर एक है ये, कहां पर एक है ये मुझे समझ में नहीं आता। आप ये बताइए कि एकमात्र मुद्दा ये मोदी को हराना, मोदी हारेंगे नहीं तो आपस में लड़ेंगे ना ये, फिर उसके बाद तो इनका कोई जो संबंध है बना हुआ है सिर्फ मोदी को हराने के लिए बना है, इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। मोदी को नहीं हरा पाए तो क्या होगा, उसके बाद खत्म। उसके बाद किस लिए साथ रहेंगे? साथ ही आने का एकमात्र कारण इनका नरेंद्र मोदी को पराजित करना है। अगर उनको पराजित नहीं कर पाए तो फिर इनके साथ रहने का, इनके आपस में इनको अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि अब किस लिए साथ रहें, क्योंकि इनको एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने आगे विधानसभा के, दिल्ली में विधानसभा में चुनाव लड़ने हैं, पंजाब में होगा, बाकी जगह होगा, हरियाणा में होगा। तो ये बताइए कि ये कोई गठबंधन था भी नहीं। अच्छा, ये तो सिर्फ मोदी को हराने के लिए कुछ लोग, कुछ पार्टियां साथ आकर के अपने स्वार्थों के कारण, क्या वहां कहते थे ना कि अगर ये मोदी फिर से आ गया तो हमें ये हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा, एक दूसरे को डर दिखाया, कम्युनिटीज को तो डर दिखाया ही, लेकिन एक दूसरे को डर भी दिखाया कि अगर मोदी जी दोबारा आ गए तो हमारा क्या हाल होगा, हमारी सारी की जो राजनीति है वो समाप्त हो जाएगी। और जब आ गए 4 जून को तो इसके बाद इनका बिखराव होना तो तय है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। वरुण पुरोहित जी, देखिए, दो तरफ से विश्लेषण हो गया, बीजेपी की तरफ से भी और अवनीश अवस्थी जी की भी तरफ से, और बता दिया कि क्यों बिखराव होगा 4 जून के बाद। देखिए हिमांशु जी, अब कपोल कल्पित आत्ममुग्धा से धनी जो सरकार है कुछ भी अपने आप में सोच सकती। अब जो साधक ही पब्लिसिटी करके साधना करते हैं, साधना की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है आप बताइए, अनिवार्यता क्या होती है? सबसे बड़ी अनिवार्यता होती है आप बिल्कुल अपने गुप्त रूप से साधना करो। तो ये इनके गुप्त रहने का तो सिस्टम ही नहीं, तो किसी भी तरीके से अभी खुद ही बोल रहे हैं पार्टियों को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई पहले 4 जून के रिजल्ट आने दीजिए, और जैसे 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, पीओ के लिए आएंगे, टीओ के लिए आएंगे, ये सब फालतू की बातें हैं। 6 महीने में कुछ नहीं होना है, ज्यादा से ज्यादा कुछ कोशिश करेंगे, अगर अच्छी कोशिश करेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, तो मैं भी उसका स्वागत करूंगा। वो नहीं लाए 10 साल में, जिससे लोग परेशान है। बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है हिंदुस्तान की, उस पर फोकस करना चाहिए। 10 साल जीवन कैसे खराब कर दिए। अब ये जो बात कह रहे हैं ना पार्टियां टूटने, मैं बता रहा हूँ जो फर्क पड़ेगा 4 जून के बाद, जो या तो कांग्रेस पार्टी पे पड़ेगा, क्योंकि मैं कांग्रेस का हूं इसलिए मुझे पता है, हाँ। या फिर बीजेपी पड़ेगा। सत्ता में नहीं आई तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो बीजेपी में एकात्मवाद हो गया था, उसके खिलाफ कुछ एक्शन होगा। और कांग्रेस नहीं आई तो कांग्रेस में, देखिए डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, को मिलिशिया फॉर्मेट तो है नहीं। तो मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, आप तो मुझे जानते ही, मैं तो बोलता ही हूँ। तो 4 जून को अगर कांग्रेस पार्टी नहीं आती है तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आ रही है? वरुण पुरोहित जी, आप कांग्रेस को ही क्यों मान के चल रहे हैं? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, ऐसा थोड़ी ना है, आप तो गठबंधन का हिस्सा है ना। नहीं, जैसे अखिलेश की पार्टी है, ममता दीदी की पार्टी है, तेजस्वी की पार्टी, इनमें तो कुछ होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना? क्षेत्रीय दल इनका एज इट इज फॉर्मेट में कोई विद्रोह होने की संभावना नहीं है, ना छिन्न भिन्न होने की क्षेत्रीय दलों में। जो नेशनल पार्टीज है कांग्रेस और बीजेपी, उसी में होगा जो कुछ होगा। तो मतलब ये नेशनल पार्टी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी, टीएमसी नेशनल पार्टी नहीं है, आप इनको कमतर आंक रहे हैं? नहीं, कमतर नहीं आंक रहा हूं, इनका पूरा इंडिया का फॉर्मेट नहीं है। अखिलेश का विरोध क्यों करेगा कोई, मुझे आप बताइए। ममता दीदी का क्यों विरोध करेगा? इनकी पार्टी का जो फॉर्मेट है वो अपना सिस्टम, जो लोकतांत्रिक पार्टी तो कांग्रेस पार्टी जिसमें बोलने की छूट है। और बीजेपी में जो एकात्मवाद मोदी जी का हुआ है, वो अगर हार जाएंगे तो मोदी जी को हटाने के लिए संघर्ष होगा। देखिए, नहीं, मैं बस अब ये जानना चाहता हूं, तारिक खान साहब, आपने जो सुना वरुण पुरोहित, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी की तरफ से, आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको ठीक लगा? लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है आप? तारिक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद म्यूट है, आप एक बार चेक कर लीजिए। चलिए दोबारा जोड़ते हैं आपको तारिक भाई। और ये अच्छा तारिक भाई, अगर आवाज आ रही है तो बता दीजिए, वरुण पुरोहित जी ने जो बात रखी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस पर असर पड़ना है, बाकी को तो पड़ता नहीं है? क्षेत्रीय, और वो क्या क्षेत्रीय पार्टी बोला ना आपने सर, कि नेशनल पार्टी है आपकी, बाकी नहीं है? नहीं, हम लोग बहुत छोटी पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टियां, हाँ,
जी जी तारिक जी बताइए। मैं बोल लूं, मेरी बात सुन ले। हम लोग छोटी पार्टी है, हम मानते हैं इसको, हम बड़ी पार्टी है, हमने कभी नहीं कहा कि हम बड़ी पार्टी। पहली बात। दूसरी बात ये कि कौन किसको तोड़ फोड़ रहा है। शिवसेना को आपने तोड़ा, एनसीपी को आपने तोड़ा। अच्छा एक बात और, राजनीति में भूचाल तो ऐसे भी आ सकता है कि बीजेपी टूट जाए। या तो आप भविष्य को 100% जानते हैं, तब तो आप भाई भगवान। अगर मोदी जी भगवान है तो हम उनकी बात करते हैं, और अगर बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ मानने को तैयार है कि मोदी जी भगवान है तो हम मान लेते हैं उनकी। और अगर मोदी जी भगवान नहीं है, नॉर्मल इंसान है, तो बीजेपी भी टूट सकती है। 4-5 लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, नाराज है, टूट सकती है। नितिन गडकरी नाराज है, टूट सकती है। योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अमित शाह से झगड़ा चल रहा है, टूट सकती है। ब्रिजभूषण टिकट मांग रहे थे, दिया नहीं आपने, बीजेपी टूट सकती है। 100 से ज्यादा सांसदों के टिकट काटा, वो भी नाराज है, टूट सकती है। तो भाई ऐसा है कि हम इंसान हैं, आप लोग इंसानी ताकत से ऊपर है, आप लोग भगवान है, फरिश्ते तारिक भाई, आप भविष्य जान सकते हैं। तारिक भाई मैं आपकी बात कंटिन्यू करवाना चाहता हूं। मैं आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं, तारिक भाई जब आप बोलते हैं आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि वरुण पुरोहित जी ने जो शुरुआती कमेंट दिए उस पर आपकी क्या राय है कि असर पड़ेगा तो सिर्फ कांग्रेस पर पड़ेगा, बाकियों पर कोई असर नहीं पड़ना है? मतलब कमतर आंक रहे हैं अभी से, अगर ऐसी स्थिति है तो आगे क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं, पॉलिटिकल इकोसिस्टम में ये बात लगातार घूम रही है कि अगर हम हार गए तो सब बिखराव हो जाए। आप देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं। इंडिया अलायंस साथ में आया है और लॉन्ग टर्म के लिए साथ में आया है। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात कह रहा हूं। वो हम हार जाएंगे, हम स्वीकार कर लेंगे हम हार गए, क्योंकि बीजेपी तो हार ही नहीं सकती, क्योंकि वो भाई भगवान है। तो भगवान हार नहीं सकते, हम इंसान है। अगर इंसान हारे तो अपनी हार को मानेंगे भी और बिखराव भी नहीं होगा। आप देखिएगा, जिम्मेदारी से है। ठीक है, गठबंधन में कोई बिखराव नहीं। अच्छा आनंद दुबे जी, के चुनाव भी हम साथ में लड़े। आनंद दुबे जी आप बताइए कि क्या असर होने वाला है गठबंधन पर? आप भी गठबंधन का हिस्सा है। मैं आ जाता हूं, सबसे एक बार प्रतिक्रिया ले लूं। दुबे जी बताइए। हिमांशु जी नमस्ते। नमस्ते जी। मानव स्वभाव का अधिकार है स्वप्न देखना, कल्पना करना। मोदी साहब एक कल्पना में जी रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि 4 जून के बाद हो सकता है कि एज अ विपक्ष का नेता बनने के लिए बीजेपी में एक भगदड़ मचे। हो सकता है विपक्ष का नेता बनने के लिए एक प्रकार से कंपटीशन हो जाए, ऐसा उनको कल्पना में लग रहा होगा। क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि 4 जून के बाद 6 महीने के बीच में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो तूफान शायद बीजेपी में आने वाला है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कह दिया है कि हमारे रीढ़ की हड्डी किसी समय में हुआ करती थी आरएसएस, अब उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी छोटे बड़े दल की हमें आवश्यकता नहीं है, हम स्वयंभू हो चुके हैं, हम इस समय अपने चरम पर हैं। तो वहां भगदड़ मचने की शायद कोई आशंका है। इससे शायद बीजेपी बेचैन है। इसके लिए मोदी साहब को एक ज्ञान हुआ है, इसके लिए वो ध्यान करने गए हैं कन्याकुमारी। क्योंकि कन्याकुमारी तो आज से पहले हम लोग ने सुना ही नहीं था, भारत के नक्शे में कहाँ था ये हमें पता नहीं था। आज मालूम पड़ा, क्योंकि वहां पर 10-12 कैमरे गए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं कि कन्याकुमारी को आपको पता ही नहीं था कि भारत के नक्शे में क्या है? कन्याकुमारी की बहुत अहमियत रहती है। अगर कन्याकुमारी हमें पता नहीं था तो महात्मा, अब देखिए बीच में ये कूद गए ना, बीच में कूद गए, यही सबसे बड़ी समस्या है। आपने जो कहा, अब आपने भले ही कटाक्ष या तंजात्मक लहजे में कहा है, लेकिन कन्याकुमारी बहुत अहमियत रखता है। अगर कन्याकुमारी बहुत अहमियत रखता है तो महात्मा गांधी जी कौन है इस देश में? महात्मा हमारे पिता समान महात्मा गांधी जी की अहमियत है कि नहीं? अगर महात्मा गांधी जी 1980 के बाद ही आए हैं, 80 के पहले उनको कोई जानता ही नहीं था, तो कन्याकुमारी को हम लोगों ने आज टीवी पर देखा है। इसके पहले हम लोग शायद नाम भी नहीं सुने थे। आपको जवाब मिल गया हिमांशु? चलिए ये थोड़ा अच्छा लगा है। थोड़ा मेरा स्टाइल है। ये मेरा स्टाइल है। आपको अगर पसंद आया हो तो ताली बजाइए। नहीं दुबे जी बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छे से लगा। लेकिन ये बताइए, जो बता रहे हैं कि पार्टियों में बिखराव हो जाएगा, ये देखिए तारिक भाई ने और वरुण जी ने बजा दी। पार्टियों में बिखराव बीजेपी में होने वाला है, बहुत तगड़ा बिखराव होने वाला है। आपको डर है? क्योंकि नहीं हमें क्यों, हम तो खुश हो रहे हैं कि मोदी या फिर पहले से ही बिखरे हुए हैं आप लोग? नहीं हम तो बिखरे नहीं, हम तो एक हैं। हम तो 325 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं। बिखराव तो विपक्ष के नेताओं में होता है कि विपक्ष का नेता। नहीं, मेरे को लगा कि शिवसेना की बात की जा रही है। अब शिवसेना इससे ज्यादा और क्या बिखरेगी? मतलब एक मजबूत पार्टी